नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बताने वाला हूं जो रिसेंटली सामने आया है। अगर आप एक एडवोकेट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रिसेंटली अभी बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने एक क्लैरिफिकेशन मांगा गया है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने वो क्लैरिफाई भी किया है। ये बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है। मैं केस का नाम आपको पहले क्लैरिफाई कर देता हूं। देवेंद्र नाथ त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2025 अगस्त का जजमेंट है, 2025 का। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात क्लैरिफाई करने के लिए ये जजमेंट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं पता होता बहुत सारे लोगों को। जैसे कि मान लेते हैं कि ए नाम का एडवोकेट है, इन्होंने अपना एनरोलमेंट करवाया बॉम्बे के अंदर अपना इन्होंने एनरोलमेंट करवाया, यानी कि महाराष्ट्र एंड बॉम्बे बार काउंसिल के अंदर। अब ये अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब कोई सर्कमस्टांसेस ऐसी आ जाते हैं कि ये कोई दूसरी स्टेट में शिफ्ट हो जाएं, वहां पे अपना घर ले लें या बॉम्बे छोड़ दें, और उन्होंने कहा कि भैया मैं बॉम्बे में नहीं रहता हूं, अब मैं यूपी की तरफ शिफ्ट होना चाहता हूं। तो अब ये ए नाम के एडवोकेट साहब कहां चले गए हैं? यूपी के अंदर चले गए हैं। अब यूपी के अंदर चले गए हैं तो यूपी स्टेट बार काउंसिल के अंदर तो यूं ही तो अपना एनरोलमेंट करा नहीं सकते हैं। अब इनको जो अपना एनरोलमेंट ट्रांसफर कराना है, तो ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया क्या होती है? सिंपल सी प्रक्रिया होती है कि आपको एनओसी लेना पड़ता है, अपनी कंसर्न स्टेट बार काउंसिल के अंदर एप्लीकेशन लगानी पड़ती है अपनी कंसर्न स्टेट बार काउंसिल के पास में कि आप जो है मेरा नाम हटा दो और मेरा नाम यूपी स्टेट बार काउंसिल के अंदर रेफर कर दो। फिर वो एप्लीकेशन या वो एनओसी जो है स्टेट बार काउंसिल से लेने के बाद में आप यूपी बार काउंसिल के अंदर जाओगे, अपने दस्तावेज दोगे, ठीक है, तो आपका जो नाम है अब यूपी बार काउंसिल के अंदर चढ़ जाएगा। जितना एक्सपीरियंस, जितना टाइम आपका यहाँ पे था, मान लेते हैं 2 साल हुए थे, 3 साल, 10 साल, 15 साल जो भी हुए थे, तो वो जितना टाइम आपको बॉम्बे के अंदर ए नाम के व्यक्ति को अपना एनरोलमेंट का हुआ था, वही सेम टाइम पीरियड आपका कैलकुलेट किया जाएगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि अब आपने मान लेते हैं 5 साल की वकालत आपने यहाँ पे करी, ठीक है, 5 साल की वकालत यहाँ पे करी, मान लेते हैं 2020 में आपने एनरोलमेंट करवाया था, अब 2025 चल रहा है, तो आपने 2025 में ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगाई। अब यूपी में ट्रांसफर कराने के बाद आपका 2025 में नाम चढ़ गया, तो ये नहीं माना जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस जो है फ्रेश चालू हो रही है। नहीं, ये 5 साल भी आपके प्रैक्टिस के अंदर काउंट करे जाएंगे, इवेलुएट करे जाएंगे। ये तो बेसिक बात है। अब यहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर क्या मामला आया? अब जब ट्रांसफर की एप्लीकेशन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर लगाई जाएगी, बॉम्बे अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर लगाई जाएगी, मैंने गलती से हाईकोर्ट बोल दिया, ठीक है, तो बॉम्बे स्टेट बार काउंसिल में लगाई जाएगी, तो यहाँ पे कोई भी अपनी बार काउंसिल के पास लगाई जाती है, कोई भी, मतलब इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट बार काउंसिल है, कहीं पे भी आप लगा रहे हो, मैं केवल बॉम्बे की बात नहीं कर रहा हूं, एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे ना ये स्टेट बार काउंसिल क्या करती हैं भैया? फीस चार्ज करती हैं। कहीं पे 10,000 फीस है, कहीं पे 15,000 है, कहीं पे 20,000 है, कहीं पे 25,000 है। तो किस चीज की फीस है? केवल और केवल अपना एनरोलमेंट ट्रांसफर कराने की फीस है। अलग अलग जगह पे अलग अलग पैसे चार्ज करे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या यहाँ पे ये फीस चार्ज करने का प्रावधान कहीं पे लिखा हुआ है क्या? कहीं पे लिखा हुआ है क्या? जैसे कि हमने देखा था कि एनरोलमेंट कराना है आपको एज एन एडवोकेट, तब भी अलग अलग स्टेट बार काउंसिल अपनी मनमर्जी से अलग अलग फीस चार्ज कर रही थी। तो अलग अलग फीस चार्ज करने का प्रावधान कोई ना कोई कानून में तो लिखा होगा, जब भी तो आप फीस चार्ज करोगे ना। ऐसे ही उसके लिए गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, वहां पे क्लैरिफाई करा था कि भाई कानून से ऊपर जाके कोई भी अथॉरिटी, कोई भी स्टेट बार काउंसिल, इनफैक्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी कोई भी तरह की अपनी मनमर्जी से फीस चार्ज नहीं कर सकती है। हमने पहले देखा भी था कि अलग अलग स्टेट बार काउंसिल कोई 10,000 ले रही है, कोई 15,000, कोई 40,000, कोई 30,000। ये कोई थोड़ी ना चलेगा ऐसे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बात को स्ट्रक डाउन करा था और बोला था कि 750 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं करोगे। ये बात तो क्लैरिफाई हो गई। अब यहाँ पे ट्रांसफर करने की भी फीस अलग अलग चार्ज करी जाती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई कानून में ये बात लिखी हुई है कि अलग अलग स्टेट बार काउंसिल अपनी मनमर्जी से जो मर्जी चाहे वो ट्रांसफर की फीस चार्ज कर सकती हैं? तो इसके लिए यहां पर एक ये जो मुद्दा आया बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने, तो यहाँ पे एक ए नाम के वकील साहब थे, इनसे जो है 15,000 के करीब पैसे चार्ज करे गए। किस चीज के लिए? जो ट्रांसफर करा रहे हो ना, तो 15,000 रुपए लाओ, इसमें से कुछ पैसा बॉम्बे और गोवा बार काउंसिल रखेगा, कुछ पैसा यूपी बार काउंसिल रखेगा, कुछ पैसा अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया रखेगा। तो ओवरऑल अमाउंट की बात करें तो 15,044 रुपीज के अप्रॉक्स चार्ज करे गए थे। तो अब वकील साहब ने इस बात को बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज करा गया। क्या चैलेंज करा कि भाई ऐसे पैसे क्यों चार्ज करा जा रहा है? कोई कानून में बात लिखी है? तो अब हम थोड़ा सा कानून भी पढ़ लेते हैं कि ट्रांसफर एप्लीकेशन के लिए क्या कानून में क्या बात लिखी हुई है। तो ये सेक्शन निकल के आया, सेक्शन नंबर 18 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1861 में, थोड़ा बड़ा भी कर देता हूं आपको दिखाई दे, ठीक है। एडवोकेट एक्ट 1961 का सेक्शन नंबर 18 है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर ऑफ नेम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, मतलब एक स्टेट बार काउंसिल से दूसरी स्टेट बार काउंसिल में अगर आपको नाम ट्रांसफर कराना है, भाई करा सकते हो, कोई मना ही नहीं है। क्या करना है भाई? एप्लीकेशन लगानी है अपने कंसर्न स्टेट बार काउंसिल में, और वो एप्लीकेशन आपकी रिव्यू करने के बाद में कि आपकी इंटेंशन क्या है। भाई एक स्टेट बार काउंसिल से दूसरी स्टेट बार काउंसिल में आप अपना ट्रांसफर करा रहे हो, तो उसके पीछे कोई मैलिफाइड इंटेंशन तो नहीं है।
कुछ धांधलेबाजी तो नहीं कर रहे हो, या कोई क्रिमिनल केस तो तुम्हारे ऊपर नहीं है। ये सब जांच पड़ताल करी जाती है और ये रिव्यू करने के बाद में फिर जो आपकी कंसर्न स्टेट बार काउंसिल है वो अप्रूव कर देती है। फिर आप दूसरी स्टेट बार काउंसिल में वो, जैसे मैंने एनओसी बोला है ना, तो एनओसी के बारे में यहाँ नहीं लिखा तो एनओसी दी जाती है। तो फिर वो लेने के बाद में आप नई वाली स्टेट बार काउंसिल में जाओ, फिर आपका नाम चढ़ा दिया जाता है। पर मुद्दे की बात क्या, यहाँ पे फीस के बारे में कहीं लिखा हुआ है? कानून से ऊपर थोड़ी ना जाके आप कोई भी काम कर सकते हो। यहाँ पे फीस के बारे में कुछ नहीं, मतलब एक बात लिखी है भाई, ये सारा काम जो है ना, एप्लीकेशन लगाना, फिर बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल का अपना रिव्यू करना, ये विदाउट द पेमेंट ऑफ एनी फी, बिना फी करे ट्रांसफर कराओगे, 1 रुपया भी चार्ज नहीं करोगे। भाई एक बार आपने पैसा दे तो दिया है स्टेट बार काउंसिल को एनरोलमेंट के टाइम पे, ठीक है, तो दोबारा नई तरह से आप फीस क्यों पे करोगे? तो यही मामला सामने आया, 15,000 रुपए जैसे चार्ज करे जा रहे थे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटिशनर साहब गए, उन्होंने ये सेक्शन भी कोट करा और बताया कि अलग अलग स्टेट बार काउंसिल अलग अलग पैसे चार्ज करते हैं, बट हाई कोर्ट तो अपने जुरिडिक्शन का ही मामला देखेगा ना। तो हाई कोर्ट साहब ने बोला, यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला, जज साहब ने बोला कि ऐसे केस में ये जो महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल के द्वारा जो फीस चार्ज करी गई है ना भैया, ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कानून का उल्लंघन करने वाला डायरेक्शन है। तो ये जो फीस चार्ज करी जा रही है ये इलीगल है, ऐसी फीस चार्ज नहीं करी जा सकती एज पर सेक्शन 18 ऑफ एडवोकेट एक्ट। जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी फीस चार्ज नहीं करोगे तो नहीं करोगे, बात खत्म। तो आपकी भी कोई भी स्टेट बार काउंसिल में आप जब एनरोल्ड हो और दूसरी स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट आप अगर ट्रांसफर कराना चाहते हो तो करा तो सकते हो, लेकिन अगर वो फीस चार्ज कर रहे हैं तो आप ये ऑब्जेक्शन रेज जरूर करिएगा। और ये भी केवल बॉम्बे के अंदर मामला आया है तो चर्चा में आया है। अब ये दूसरी स्टेट में आप ये जाके ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो वो मानेंगे नहीं। आप ये जजमेंट की कॉपी उनको दिखाइएगा, सेक्शन नंबर 18 के लिए ऑब्जेक्शन रेज करिएगा, तब भी कुछ नहीं होता है। एट द एंड जैसे इन वकील साहब ने रिट पिटीशन हाई कोर्ट के अंदर फाइल करी थी, तो आप जिस भी स्टेट के अंदर होंगे तो आपका हाई कोर्ट होगा जुरिडिक्शनल, तो उन हाई कोर्ट में जाकर रिट पिटीशन जरूर फाइल करके ये ऑब्जेक्शन या ये पॉइंट या ये इशू या ये सेक्शन के लिखी हुई बातों को जरूर रेज करिएगा। दूसरी एक छोटी सी बात और है, गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट भी आप कोट करना। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एनरोलमेंट के बारे में तो बोला है, लेकिन एक बात और भी बोली थी जो मैं इतनी देर से आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी संस्था अपने आप में कानून से ऊपर जाके कोई भी तरह की फीस चार्ज नहीं कर सकती है। भाई आप एक स्टेट बार काउंसिल है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप जो है कोई भी सर्कुलर निकाल दोगे, कोई भी नोटिफिकेशन निकाल दोगे, आज हम इतनी फीस चार्ज कर रहे हैं, आज हम इस चीज के लिए फीस चार्ज कर रहे हैं, आज हम इस चीज के लिए फीस चार्ज कर रहे हैं। यार एक अथॉरिटी तो होनी चाहिए ना। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल नंबर 14 किस क्या बात करता है? यही तो करता है कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो कानून के दायरे में रह के करना पड़ेगा। कोई भी एक्शन या कोई भी सर्कुलर निकालना है तो कानून आपको वो प्रावधान देता है, वो अथॉरिटी देता है या नहीं देता है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको वो सर्कुलर, नोटिफिकेशन, रूल्स, रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। ऐसे आर्बिट्रेरी अगर आप कोई भी रूल्स निकालते हो तो एज पर आर्टिकल नंबर 14 मैनिफेस्ट आर्बिट्रेशन के ग्राउंड पे आप इसको चैलेंज भी कर सकते हो, जैसे इन्होंने करा था मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरी के ग्राउंड के तौर पे चैलेंज करके वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर होगी ही होगी, याद रखना। तो मेरी वीडियो के माध्यम से आपको मेरी बात समझ में आई है और पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा किन किन लोगों ने ये चीज फेस करी है और किन किन लोगों को इस पॉइंट के रिगार्डिंग कंफ्यूजन था। तो जैसे लड़कियों की शादी होती है, एक स्टेट से वो दूसरी स्टेट जाती हैं, तो उनके लिए भी मैंने ये पॉइंट क्लैरिफाई करने के लिए बताया है। बट पेटिशनर, मैं अगर दिल्ली में रहता हूं तो अगर मेरे को कोई दूसरी स्टेट बार काउंसिल के अंदर अपना ट्रांसफर कराना है, मैं शिफ्ट हो रहा हूं, तो मेरे सामने भी ये सेम इशू आएगा, मेरे को भी फाइट करनी पड़ेगी, मेरे को भी अपनी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी कि भाई फीस चार्ज करना अलाउड नहीं है, तो क्यों चार्ज कर रहे हो? नहीं मानते तो आखिरी रास्ता क्या होता है? रिट पिटीशन फाइल करने का, तब आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। बट ये है कि अपनी पॉइंट को आपको प्रेजेंट करना जरूर आना चाहिए। तो ये वीडियो के माध्यम से बात समझ में आई है तो वेरी नाइस। और हमारे जो है बैचेस भी चलते हैं, तो अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट अपने कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेनली जुडिशरी, मेनली सरकारी वकील के एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बैच आपको अवेलेबल मिल जाएगा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस की एप्लीकेशन के ऊपर, टीपीए का, फैमिली लॉ का, जिसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बैच है, ठीक है। AIB 20 अगर आप देने वाले हो तो उसका बैच है, और भारतीय न्याय संहिता का भी हमारा ऑनगोइंग रनिंग में है। डेली 6 से 7 क्लास होती है और AIB 20 की डेली रात को 9 से 10 क्लास होती है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें 100 से ऊपर क्लासेस हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ये मैंने दिल से पढ़ाया है। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो इसको कर सकते हो और बहुत अच्छे डिस्काउंट्स हैं। बस आपको एक काम करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको पहले ऊपर ही दिख जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करोगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के बाद में आप कोई भी बैच अवेल करके अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हो। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेगा। अवेयरनेस के तौर पे बहुत कम जानकारी है इस मुद्दे के रिगार्डिंग, तो आप लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।